यस क्लास। हाँ जी, तो कल हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 22 तक पे अपनी बात खत्म कर चुके थे। नाउ आज का टारगेट वैसे तो है 23 से लगा करके 71 तक का। अब टारगेट है, देखते हैं जितना अपन कर पाएंगे इजीली। बराबर, चलो भाई जितना इजीली कर पाएंगे भाई, जबरदस्ती नहीं है। आज हर्ष जैसे बहुत टेंशन में भी था ये कि सर 5 दिन में लॉ कैसे खत्म करेंगे आप मुझे बताओ। मैंने कहा तो अपन बैठ के मिल के प्लान करते हैं, नहीं हुई तो आगे एक्सटेंड कर देंगे भाई, चिंता क्यों करते हो, जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं हमने हर हाल में खत्म ही करना है। हाँ जी, तो जैसा मैंने आपको कहा था जो जो सेक्शंस होते जा रहे हैं घर पे उनके क्वेश्चन आंसर्स को करते जाइए, ताकि अपनी तैयारी जो है वो एकदम बराबर लेवल पे चलती रहेगी, डाउट्स निकलते रहेंगे वो पूछ लेना। तो सेक्शन नंबर 23 से लगा करके 42 तक का पहला पोर्शन आप लोग सब जानते हो, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब सबसे पहले अपने को प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन दे रखा है, बहुत सिंपल, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, सिंपल, जिसमें इंक्लूड रहेगा आरएचपी, जो अपन पढ़ेंगे कहां पे, सेक्शन नंबर 32 में। सेम वैसे ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 31 में। उसके अलावा कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट या डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करे पब्लिक को, किस बात के लिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज के लिए, उसको हम सिंपली बोलने वाले हैं बॉडी, क्या बोलेंगे उसको, प्रोस्पेक्टस। सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली प्रोस्पेक्टस। तो डेफिनेशन वाला पार्ट तो अपना बहुत सिंपल सा पार्ट है। नेक्स्ट पे अगर आऊं तो एक सेक्शन नंबर 23 अपने लिए काम करता है, बहुत सिंपल है, दो तरीके से शेयर इशू होते हैं, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक ऑफर में कौन जाएगा, बट ऑब्वियस है पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन जाएगा, दोनों ही जाएंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जा सकती है। अगर पब्लिक कंपनी इशू कर रही है तो यहां पे पब्लिक ऑफर के थ्रू जा सकती है, सेकेंड नंबर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और तीसरे में राइट इशू और बोनस इशू। यानी पब्लिक कंपनी के पास में कितने ऑप्शंस हो गए, 3 ऑप्शंस हो गए, वो चाहें तो पब्लिक ऑफर निकाल दें, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दें, राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू जा सकते हैं। पब्लिक ऑफर का मतलब यहां पे आईपीओ भी हो सकता है। सेकेंड नंबर, अभी एक कंपनी ने वापस लिया अपना एफपीओ, है ना, अडानी वालों ने क्या किया, अभी अपना पूरा ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी उसको बैक कर लिया, तो ये वही हो गया फर्दर पब्लिक ऑफर। और तीसरे नंबर पर अपना एक पॉइंट है ऑफर फॉर सेल, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग वाले शेयर होल्डर अपने शेयर्स को क्या करते हैं, कंपनी के थ्रू इशू करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के पास इनमें से एक पब्लिक ऑफर वाला तरीका नहीं है, लेकिन बोनस इशू, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट जो अपना सेक्शन 42 में अपन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू ये लोग जा सकते हैं अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। सेक्शन 24 आपके लिए एप्लीकेबल था नहीं। सेक्शन नंबर 25 है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब इस डीम्ड वाले प्रोस्पेक्टस का क्या कंसेप्ट है भाई, ये चीज क्या है, ये वो वाला है क्या जो इशू हाउसेस इशू करता है, बोलो भाई, है ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करता है इशू हाउस। क्या इसका कंसेप्ट अपने को याद है, क्या होता है इसमें, इसमें कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू हाउस को कर देती है अलॉट, या अलॉट करने का एग्रीमेंट कर देती है। फिर इशू हाउस के पास एक टाइम पीरियड होता है 6 महीने का, जिसके अंदर वो आगे पब्लिक को ऑफर कर देगा, और पूरा पैसा कंपनी के पास कब आएगा, पब्लिक ऑफर जब होगा। ऐसा नहीं कि आपने इशू हाउस को दिया उसी वक्त पूरा पैसा आ गया, तब तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया एक तरह से, है ना। तो देखो इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी शेयर और डिबेंचर विद अ व्यू टू दीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। एकदम क्लियर हो गया, कंपनी ने एग्रीमेंट ही यही किया है इशू हाउस के साथ कि आप इसको आगे कहां इशू करोगे, पब्लिक में। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक इज मेड, यानी कंपनी ने इशू हाउस को अपने शेयर्स अलॉट कर दिए और इशू हाउस आगे जा रहा है पब्लिक के पास। तो इशू हाउस जिस डॉक्यूमेंट को इशू करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। इसके कंटेंट्स भी वही होंगे सारे जो एक प्रोस्पेक्टस के होते हैं, सिंपल सी बात हो गई। शेल फॉर ऑल पर्पस डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। अब इसकी कंडीशंस 2 थी, पहली आप लोगों ने मुझे बता दी कि 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को ऑफर हो जाना चाहिए। इशू हाउस का इनके साथ जब एग्रीमेंट हुआ वहां से 6 महीने के अंदर पब्लिक इशू हो जाना चाहिए। एंड होल कंसिडरेशन वाज नॉट रिसीव बाय द कंपनी एट द टाइम व्हेन द ऑफर इज मेड। जब ऑफर किया गया उस वक्त तक कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं आना चाहिए, तो कब आएगा,
जब पब्लिक ऑफर कर दोगे तब कंपनी के पास पूरा पैसा आना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इस प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होंगे, तो सारे के सारे कंटेंट वही होंगे जो सेक्शन 26 में होते हैं। कुछ एडिशनल कंटेंट और होंगे जो यहां आपको दे रखे हैं, दीज आर एडिशनल कंटेंट्स, जिसमें नंबर 1 पे नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये क्या चक्कर है, कमीशन काटने के बाद, इशू हाउस का पैसा लेस करने के बाद कंपनी को कितना मिल सकता है, वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। एंड सेकंड नंबर, प्लेस एंड टाइम, जहां पे कॉमन पब्लिक कंपनी और इशू हाउस के बीच के एग्रीमेंट को चेक कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को देख सकती है, ठीक है, वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा। तो नॉर्मली प्लेस कौन सा होगा, इशू हाउस का प्लेस हो जाए या कंपनी का प्लेस हो जाए, मेनली इशू हाउस के रहेगा। और टाइमिंग क्या देंगे, जो भी बिजनेस आवर्स रहते हैं वो अपने को देना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आप ये भी जानते हो, ये जो इशू हाउस है ये अपने आप में खुद भी एक कंपनी या फर्म हो सकती है, खुद भी अपने आप में क्या हो सकती है, वेदर कंपनी या फर्म। और अगर ये कंपनी है तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर 2 डायरेक्टर्स के साइन होने वाले हैं। किसके 2 डायरेक्टर, इशू हाउस के। और यही अगर ये इशू हाउस फर्म है तो एटलीस्ट आधे डायरेक्टर्स और आधे पार्टनर्स के साइन इसमें होने जरूरी है। आधे पार्टनर मतलब 10 लोग अगर हैं तो 5 लोगों के साइन अपने को कम से कम चाहिएंगे। ये अपना कंसेप्ट है छोटा सा डीम्ड प्रोस्पेक्टस का। तो ये जो प्रोस्पेक्टस के टाइप है, डीम्ड वाला, आरएचपी वाला, शेल्फ वाला, इनमें जनरली थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आपको सीधा थ्योरेटिकल पूछ लेंगे यार इसको एक्सप्लेन करो, तो अपने को लिखना रहेगा। 4 नंबर के आसपास का वेटेज है। नाउ सेक्शन नंबर 26 के हिसाब से एक प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, नंबर 1 पे क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेबी। The regulation made by SEBI in respect of such financial information or report on financial shall apply। बहुत सिंपल है, सेबी जो रिपोर्ट और डिक्लेरेशन बोले वो सारी अपने को लेनी है, और उसके लिए फिर रेगुलेशंस भी कंपनीज एक्ट के काम नहीं करेंगे, काम करेंगे सेबी के। तो अपने इधर कंटेंट से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोविजन है ही नहीं, पहले हुआ करता था, लेकिन अभी अपने को सिर्फ क्या लिखना होता है कि यार सेबी जो रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो सबकी सब इसके अंदर आएंगी, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा डायरेक्टर्स लोगों को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। कैसा डिक्लेरेशन, ऑल रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड, भाई कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन पूरी तरह से कंप्लाई हो गए। उसके अलावा सेबी स्केरा के प्रोविजंस भी आपने फॉलो किए हैं, इसके अगेंस्ट में जाके प्रोस्पेक्टस पे कुछ भी नहीं लिखा है। सेबी क्यों काम कर रहा है, लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी काम करता है। स्केरा का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो सिक्योरिटीज इशू करते हो तो ये एक्ट भी साथ में काम करता है, तो इसको भी फॉलो किया है, ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को, कर दिया। अच्छा फिर क्या करें, पब्लिक को देने से पहले इसका कॉपी अपने को देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। बहुत सिंपल है, सबसे कॉमन पॉइंट है अपना। और रजिस्ट्रार को देने के कितने दिन में जाएं, इसको याद है, 90 डेज के अंदर अंदर अपने को पब्लिक के पास चला जाना चाहिए। सिंपल सा अपना प्रोविजन था। आगे क्या बोला है देखो, इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर, वो अपने को पता है, डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर्स के साइन होंगे। प्रोस्पेक्टस शुड स्टेट दैट, प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ेगा अ कॉपी हैज बीन डिलीवर और फाइलिंग टू द रजिस्ट्रार। मतलब क्या लिखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में कि हमने इसका एक कॉपी जो है वो आरओसी को दे दिया है, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए उसका डिटेल भी अपन देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने साथ में अटैच कर दिए हैं। चलिए, बिफोर फाइलिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस शुड बी अप्रूव बाय ऑल द लीड मैनेजर्स। स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे कंपनी के शेयर लिस्टेड होने जा रहे हैं। अब यहां मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का गड़बड़ हुआ, ये जो पेनल्टी देख रहे हो ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में ये लीड मैनेजर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो भाई। कल आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, उसमें मैंने पढ़ा था मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार टू इशू, ये सारे लोग, मतलब इशू हाउस वगैरह हो गया, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट यहां पे होता है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर वेरिफिकेशन
रजिस्ट्रार आपको एडमिट कर देगा, परमिशन दे देगा, उसकी एंट्री अपने आप में कर देगा। और ऐसा होने के 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना चाहिए, पब्लिक को इशू कर देना चाहिए। ये 90 डेज बना सकता है एमसीक्यू। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। आरओसी को रजिस्टर्ड कराओ, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक को इशू वो प्रोस्पेक्टस कर देना चाहिए। सिंपल सा पोर्शन है, नॉन कंप्लायंस पर ये लगने वाली है पेनल्टी, आप लोग को पढ़ना है, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 26 जो कहता है कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो 23 में क्या था, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट वाला अपना पॉइंट था। 24 कोर्स में है नहीं। 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो कौन इशू करता है, इशू हाउस। 26 में क्या है, कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। 27 कहता है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट। हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पब्लिक से पैसा मंगाया था, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा रह गया, बच गया पैसा। तो कंपनी चाहती है कि यार उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर ले, तो कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए सेक्शन नंबर 27 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, मेमोरेंडम में ऑल्टर करने के लिए तो तुमको सेक्शन 13 चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में, इधर 27 चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसका मतलब कंपनी का पूरा ऑब्जेक्ट ही कुछ और कर रहे हो। इधर क्या चक्कर हो रहा है, प्रोस्पेक्टस जिस पर्पस के लिए मंगाया था उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो, तो सेक्शन 27 काम करेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एसआर पास करना है, सिंपल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर में आपको इस रिजोल्यूशन का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे उसमें आपको रीजंस भी बताने पड़ेंगे। फिर क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। 4 काम करने भी, एसआर पास करो, अखबार में दे दो इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें रीजंस भी डालो क्यों आपने ट्रांसफर किया है, और कंपनी को अपना वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि यार एसआर पास करो, रेजोल्यूशन के बारे में 2 जगह डालना है, न्यूज़पेपर इंग्लिश और लोकल, दूसरा कंपनी का वेबसाइट पर, और दोनों में ही तुमको रीजंस भी लिखने पड़ेंगे, खत्म। फिर क्या बोला, डिसेंटिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन टू एन एग्जिट ऑफर। बाहर का रास्ता पकड़ाओ डिसेंटिंग वालों को जो एग्री नहीं कर रहे हैं, और उनके शेयर्स फिर एक्वायर कौन करेगा, प्रमोटर्स या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर उनके शेयर्स लेके उनको पैसा दे देंगे, और वो डिसाइड करेगा सेबी। तो ध्यान रखना, ये मत लिख देना गलती से ये शेयर्स कंपनी वापस एक्वायर करेगी, मारे जाएंगे बुरी तरह से। कंपनी का एक्वायर करना इज बाईबैक, और बाईबैक ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है यार, सेक्शन 67 लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके शेयर जो भी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर्स लोग हैं वो परचेस कर लेंगे, लेकिन प्राइस एग्जिट प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सेबी की जो भी प्राइस रहेगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस इज सेक्शन 27 जहां आप ऑब्जेक्ट को कर रहे हो चेंज, खत्म। 28 ऑफर ऑफ सेल बाय मेंबर, थोड़ा सा लाइट डालो इसके ऊपर भी, तुम लोग बताओ इसमें क्या पढ़ेंगे अपन। हो क्या रहा है, कोई कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है जिसके पास बहुत शेयर है, पब्लिक को बेचना चाह रहा है, लेकिन चाहता क्या है, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, कंपनी के थ्रू बीच में चला जाऊं, तो ये अपना कंसेप्ट लग जाएगा सेक्शन नंबर 28 में। खर्चा कौन करेगा इसके लिए, कंपनी और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर देखो, सर्टेन मेंबर ऑफ अ कंपनी में प्रपोज होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक, ठीक है। सच ऑफर टू पब्लिक कैन बी मेड ओनली इन कंसल्टेशन विद बीओडी, लेकिन आपको ये प्रपोजल बीओडी को बताना पड़ेगा, बीओडी चाहेंगे तो वो कर देंगे इशू। These members collectively authorize the company to take all action in respect of offer of sale. कंपनी को ऑथराइज कर देंगे हमारे शेयर तुमको बेचना है। These members reimburse the company all expenses incurred by on this matter. क्या कहते हो, कंपनी का जो भी खर्चा वर्चा लगेगा वो ये मेंबर सब अपना जेब से देने वाले हैं, ध्यान रखोगे। और जो भी डॉक्यूमेंट इसके लिए कंपनी इशू करेगी पब्लिक को, वो भी माना जाएगा डीम टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। बोले तो फिर आपको इसमें सेक्शन 26 की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इशू कौन कर रहा है, कंपनी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आएगी। तुमको पता भी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं आएगा, अरे कंपनी के पास थोड़ी आ रहा है पैसा, कंपनी तो पैसा लेके शेयर होल्डर को दे देगी, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वाला रूल यहां नहीं लगेगा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी वाला रूल भी नहीं लगेगा, और पैसे का इस्तेमाल कहां करेंगे वो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कर ही नहीं रही है भैया, इसका इस्तेमाल तो शेयर होल्डर करेगा, कहानी खत्म है। और प्रोस्पेक्टस में आपको उन शेयर होल्डर्स के नेम देने पड़ेंगे जिनके शेयर इशू हो रहे हैं। यानी पब्लिक को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी ने नया इशू किया है। अभी सारी कंपनियों में यही हो रहा है, जो भी प्रमोटर्स लोग हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बकायदा उसमें शो होता है कि भी हाँ ये प्रमोटर लोग अपना शेयर बेच रहे हैं। जैसे LIC ने भी जब अपना एक स्टैक निकाला, वो स्टैक LIC ने नया शेयर थोड़ी इशू किया था बीच में जो निकाला, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो होल्डिंग थी उसका एक पार्ट उन्होंने जो है वो पब्लिक के लिए निकाल दिया कि तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर थी उसके अंदर। तो इसी तरह का सेक्शन अपना काम करेगा उसमें भी। ये अपना सेक्शन नंबर है 28। ठीक है, व्हाट अबाउट 29? ये वो डीमेटलाइज्ड फॉर्म वाला हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है भैया, भारी भरकम सेक्शन है। क्या हो गया? खिड़की बंद करनी है? क्या हो रहा है बाहर? कुछ खतरनाक बम विस्फोट हो रहा है? करो करो, बंद करो, फटाफट कर दो, खिड़की बंद कर दो भाई। और क्या है, ध्यान से, अंदर अंदर मत फेंक देना कुछ। चलिए भाई, अब आप देखो यही सेक्शन हमारा बहुत खतरनाक है। लेंथ देखो इसका, जोरदार वाला है, बड़ा सेक्शन है। आइए ट्राई करते हैं इसको पढ़ने की। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, पूरे का एक कंसेप्ट बेस तो अपने को पता ही है। सारी कंपनीज के लिए आजकल बेसिकली देखे हैं तो डीमेट कंपलसरी है। अब प्राइवेट कंपनीज अगर चाहे तो करे, चाहे तो नहीं करे। वैसे तो नहीं करेगी, उनको शेयर मार्केट में डीलिंग तो करनी नहीं है, फिर भी सेक्शन की लैंग्वेज क्या है पढ़ना पड़ेगा। कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक कंपनियां जो पब्लिक ऑफर कर रही हैं, एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो प्रेस्क्राइब भी तो आगे दे रखा है अपने को, जो अपन इतनी लंबी लिस्ट पढ़ने वाले हैं। शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म। समझ गए भाई? मतलब दो बातें लिख दी इन्होंने, एक तो ऐसी कंपनियां जो कर रही हैं पब्लिक ऑफर, दूसरा अदर स्पेसिफाइड कंपनीज, इन लोगों को अपने शेयर्स को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में ही, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में ही इशू करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमेटलाइज्ड फॉर्म? ऑनलाइन हुआ, NSDL CDSL के थ्रू, बराबर। ऐसा मटेरियल फॉर्म में सर्टिफिकेट इश्यू होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। द प्रमोटर्स ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मे होल्ड सच सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। ठीक है भाई, मतलब अगर ऐसी कोई कंपनी है जो पब्लिक ऑफर कर रही है और उसके प्रमोटर्स लोगों ने अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ले रखी है, वो भी डीमेट में होंगी। ठीक है, the entire holding of convertible securities of company by the promoter held in physical form shall be converted। ठीक है भाई, before such date of offer is made। बहुत क्लियर हो गया। हमारी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, IPO हम पहली बार लेकर के आ रहे हैं। IPO है तो मतलब पहली बार ही है। IPO से पहले प्रमोटर्स लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज थी। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ऑफर लाने से पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमेटलाइज्ड फॉर्म में। सीधा सीधा सा प्रोविजन अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, वो जो अदर स्पेसिफाइड कंपनीज थी ना, उससे रिलेटेड इन्होंने बना दिए कुछ रूल्स मेंशन अबाउट इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। याद रखना, भी प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं की है। तो एक चीज समझ में आ गया, लिस्टेड कंपनी है मतलब पब्लिक में गई है, उसकी सिक्योरिटीज तो हमेशा किस में रहेंगी? डीमेट के अंदर ही रहने वाली हैं। अब अनलिस्टेड के लिए रूल नंबर 1, शेल इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, शेल इश्यू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। बढ़िया। सेकंड नंबर, ऑल्सो फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। चलो ये भी समझ में आ गया। ऐसी कंपनियां अब जब अपनी सिक्योरिटीज इशू करेंगी, अब से डीमेट में करेंगी। पुराना जो नॉन डीमेट वाला है, उनको आपको कोई फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि वो डीमेट के अंदर कन्वर्ट करे। उसके लिए हमारा एक्ट नहीं भी आता है एग्जाम में तो ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट काम करता है। नाउ नॉट एप्लीकेबल ऑन निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनियां। इन पर ये रूल नहीं लगेगा, ये अभी भी फिजिकल फॉर्म में कर सकती है। तो ये वाला रूल निधि कंपनीज के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर और होली ओन सब्सिडरी, होली ओन में कंट्रोल ही 1-2 जनों का ही है, तो उस पर ये रूल लगने वाला नहीं है। मतलब अब से अनलिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज भी अगर इश्यू होंगी
तो डीमेट के अंदर ही होने वाली है, नॉन डीमेट है तो कन्वर्ट करवा लो। तो अब लिस्टेड अनलिस्टेड का चक्कर ही खत्म हो गया। अगर आप पब्लिक कंपनी हो एक तरह से तो आपके लिए डीमेट जो है वो कंपलसरी है, पुराने वाले हैं तो उनका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, सेकंड पॉइंट, बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी हैव बीन डीमेटलाइज। कितनी बार लिखेगा भाई, एक बार बोल दिया ना एक ही लाइन, बार बार क्या है, प्रमोटर हो केएमपी हो जो भी हो भाई, चपरासी के पास भी हो तो भी कन्वर्ट कर ले भाई। चलो नेक्स्ट पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी, इन पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। ट्रांसफर सिक्योरिटीज ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018, महात्मा गांधी जी की बर्थडे के दिन किया ये, शैल बी डीमेड बिफोर द ट्रांसफर। ठीक है भाई, यानी 2 अक्टूबर 2018 को या उसके बाद अगर तुमको ट्रांसफर भी करना है, फिजिकल भी है तो डीमेट में ही होगा, पहले डीमेट में कन्वर्ट करो फिर ट्रांसफर करो। बिफोर सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज वेदर बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट या बोनस या राइट इशू on and after 2 October shall ensure that all existing securities are held in dematized before such subscription। मतलब 2 अक्टूबर को या उसके बाद अगर तुमको बोनस इशू मिल रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट इशू, कुछ भी हो रहा है, सबका सब होगा डीमेट फॉर्म में। ये अपने को ध्यान रखना है। हालांकि 2019 में एक एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो डेट पे आ गया था, ऑन विच डेट, 2-4 उन्होंने डेट्स डाल दी, 2 अक्टूबर 2 सितंबर, और 2 के अंदर उन्होंने ईयर चेंज कर दिए 2018 और 2019। पेपर था 2019 का, लेकिन डेट जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, 2 अक्टूबर 2018। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, 5 साल पुरानी बात हो गई, बट ऐसी है, भरोसा नहीं। एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी, पढ़ो भाई ये क्या बोला है, डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग नेसेसरी एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी। चलो भाई बात समझ में आया, डीमेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिपॉजिटरी को अप्लाई करना पड़ेगा, कर देंगे सर अप्लाई। सिक्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। यहां पर हर एक डीमेट जिसमें भी आपने कन्वर्ट अपने शेयर्स करा लिए तो एक नंबर मिलेगा, नंबर का ISIN बोले तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इन्फॉर्म ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर अबाउट सच फैसिलिटी। सबको बता दिया जाएगा कि भाई ये फैसिलिटी है, आप जो भी एग्जिस्टिंग वाले वो कन्वर्ट करवा लो। ठीक है भाई, कन्वर्ट करवा लेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे ऑब्लिगेशन नंबर 1, टाइमली पेमेंट तुमको डिपॉजिटरी का करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ती है। तुम्हारे शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर वहां पे लिस्टेड है आप तो डीमेट फॉर्म में, लेकिन उसके लिए आपको एडमिशन और एनुअल फीस देना पड़ेगा। इस पे MCQ बन सकता है। इट मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम, नॉट लेस देन 2 ईयर फीस विद द डिपॉजिटरी। 2 साल का फीस के बराबर का अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह से किसके पास पड़ा रहेगा, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास कौन देगा, कंपनी देगी, बट ऑब्वियस है कंपनी को देना पड़ेगा। फिर आजकल भी अपने को पता है किराए विराए पे मकान वकान चाहिए होता है, डिपॉजिट तो एडवांस लेके चलता है ना, तो वही चीज अपने को इधर भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या बोला है, इट कंप्लाइज विद द रेगुलेशन और डायरेक्शन और गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय सेबी और डिपॉजिटरी। इनकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो भी आपको माननी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रोहिबिशन क्या कहता है, शैल नॉट मेक ऑफर of any security or buyback of its security or issue any bonus or right share till rectify the default in sub rule 5। ये क्या चक्कर है, जब तक ये डिपॉजिटरी का पेमेंट नहीं करोगे तब तक बायबैक करना, बोनस इशू करना, राइट इशू करना, ये सब नहीं अलाउड है। एक बार फीस पे कर दो, डिपॉजिट कर दो, उसके बाद कर पाओगे, सिंपल है। उसके अलावा ये सारे प्रोविजन भी अप्लाई होंगे भाई। अभी आपकी ताकत, जितने नाम याद रह जाए। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन, किस किस के, डिपॉजिटरी एक्ट। सेकंड नंबर, सेबी का भी ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। फिर अगेन सेबी, लेकिन रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन, इसलिए मैंने कहा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं, टेंशन मत लेना। आगे वाले पे आते हैं, इसमें MCQ बन सकता है अभी। चलो MCQ चेक करेंगे, क्या बोला है, रजिस्ट्रार के पास करनी पड़ेगी फाइलिंग,
सबमिट फॉर्म PS6 टू द रजिस्ट्रार विद फी। इसमें क्या करना है? Within 60 days from the conclusion of each half year, duly certified by C और CS। आप देखो PS का फुल फॉर्म क्या था? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जो भी डीमैटेलाइज का आपका डिटेल है, आपको हर 6 महीने में कितने में करना है? एवरी 6 मंथ्स के कंक्लूजन से 60 दिन में, है ना? तो जैसे अपना 30 सितंबर को खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर काम में लेते हैं, तो 30 सितंबर से 60 दिन, फिर 31 मार्च को खत्म होगा, तो वहां से भी 60 दिन में आपको PS जो है वो फाइल करना पड़ेगा। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? किसके पास? रजिस्ट्रार के पास अपन फाइल करेंगे, जिसको CS जो भी है वो क्या करेगा? वेरीफाई भी करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। CA या CS इन प्रैक्टिस उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई सब कुछ ओके, ध्यान रखना है। अच्छा, ये डिफरेंसेस वाला क्या पॉइंट है भाई? कहीं पर भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में और डिपॉजिटरी के अंदर अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है, जैसे बैंक रिकंसिलेशन में होता है ना, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डिपॉजिटरी एनी डिफरेंस ऑब्जर्व इन द इशूड कैपिटल एंड कैपिटल हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। भाई हमारे यहाँ पे इतना कैपिटल इशू दिखा रहा है और डीमेट में कुछ डिफरेंट दिखा रहा है, तो ये आपको डिपॉजिटरी को बताना चाहिए कि कौन सी एंट्री रह गई, नहीं हुई, हट गई, अपने को ध्यान रखना है। और एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन शेयर होल्डर को हो रहा है, इन्वेस्टर को हो रहा है, तो कौन दूर करेगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 125 में आगे दे रखी है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में क्या बोला है? ये इनिशिएशन ऑफ एक्शन बाय, जैसे आप उनके पास गए ग्रीवेंसेस को लेकर के, जरूरत पड़ने पर वो डिपॉजिटरी के अगेंस्ट में, पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट में, रजिस्ट्रार टू इशू के अगेंस्ट में, या शेयर ट्रांसफर एजेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है प्रायर कंसल्टेशन विद द सेबी। भाई अगर ये डिफरेंसेस हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो बट ऑब्वियस है अपने को कहां जाना पड़ेगा? अथॉरिटी के पास, IPF अथॉरिटी। अब IPF अथॉरिटी के पास में जाओगे तो बट ऑब्वियस है वो इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। एक्शन किन के अगेंस्ट में हो सकता है? डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट या रजिस्ट्रार टू इशू। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपना एक पूरा रूल वाला सेक्शन है, जिसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेक्शन यही है। 42 के बाद में कह सकता हूं मैं इसको। तो ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें ज्यादा रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। कोई प्रॉब्लमेटिक टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया या MCQ टाइप का क्वेश्चन बन गया, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। चलो, सेक्शन 30 एप्लीकेबल है नहीं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस किसको याद है? सेक्शन 31 बोलो बोलो भाई, किसके लिए? हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को एक फैसिलिटी दे दी। 1 साल के टाइम पीरियड में अगर तुमको दोबारा शेयर इशू करना है, तो बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। एक बार दे दो, 1 साल तक उसका वैलिडिटी चलेगा। लेकिन 1 साल में 2 बार इशू किया, 3 बार किया और चेंजेस हुए, तो साथ में अटैच हो जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पढ़ो मेरे साथ, देखो। प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आर सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड therein आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू within 1 year from the date of opening of the first offer without the issue of further prospectus। बहुत क्लियर इन्होंने बोल दिया कि जब भी आप ये इशू करोगे, 1 साल का टाइम पीरियड आपके पास में है और उस 1 साल में आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही प्रोस्पेक्टस से आप एक से ज्यादा टाइम इशू कर सकते हो। अब ये कौन सी कंपनियां करेंगी? जिनको सेबी करेगा प्रेस्क्राइब। नॉर्मली ये अप्लाई होता है बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज पर। तीसरा नंबर, वही वाली लाइन, ड्यूरिंग 1 पीरियड आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफर करते हो तो बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, सपोज करो आज की डेट लेते हैं। आज की क्या डेट है बोलो? ओहो, ये डेट तुम कैसे भूल सकते हो? क्या किस्मत है, यहां बैठे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब सवाल यह कि 14 फैब को आपने कोई प्रोस्पेक्टस इशू निकाला, इसका वैलिडिटी है 1 साल का। 1 साल का मतलब अगले साल का 13 फैब, बराबर। मान लेते हैं इस बीच में 15 अगस्त तो छुट्टी होती है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं छुट्टी नहीं है। 15 अगस्त को हमने, छुट्टी नहीं है, अपनी हुई थी क्या छुट्टी?
नहीं थी ना, तो बस तो आपने 26 जनवरी आया था ना, हाँ। तो 15 अगस्त को हमने मान लीजिए एक और इशू निकाला, तो 14 फेब से 15 अगस्त तक अगर कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो उसका इंफॉर्मेशन अपने को देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। अब कैसे चेंजेस, ये देखो, अबाउट न्यू चार्जेस क्रिएटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जेस, नया कोई मॉर्गेज हुआ है। सेकंड नंबर, फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज हुआ या अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लगा देना है। तो मैंने आपको कहा था आपका शेल्फ वाला प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू हो जाएगा नया प्रोस्पेक्टस ही अपने को ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू प्रोस्पेक्टस। बस यही रूल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सच मेमोरेंडम टुगेदर विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस शेल डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस। ये अपना कंसेप्ट है छोटा सा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है भाई आरएचपी, दोनों ही सेक्शन का पार्ट था। क्या होता है आरएचपी के अंदर, दो तरह की इंफॉर्मेशन अपन गायब कर सकते हैं, कौन कौन सी, डज नॉट इंक्लूड क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, ये अपन गायब कर देते हैं। अब डिटेल में आपको पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, जो एग्जाम में नहीं लिखना है, एक फ्लोर प्राइस देते हैं, एक कैप प्राइस देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाली, उसके बीच में कहीं पे प्राइस फिक्स होती है और शेयर होल्डर को बोला जाता है, एप्लीकेंट को, कि जो भी मैक्सिमम वाली प्राइस है वो आप हमको पे कर दो। अगर उस रेट पे अलॉट हुआ तो आपको शेयर्स दे देंगे, कम पे हुआ तो रिफंड कर देंगे, उससे ज्यादा होना नहीं है, सीधी सी बात है। तो फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा है वो सारा प्रीमियम का है। और मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज आज की डेट में पता है, आजकल वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वाला झंझट नहीं है, वन शॉट होता है। 100 रुपए का शेयर 500 में बेचा, 400 रुपए प्रीमियम हो गया, कहानी खत्म हुई। देखो क्या लिखा है, मे इशू प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले अपन इसको इशू कर सकते हैं। फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days प्रायर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब ओपन होती है ना, उसके 3 दिन पहले अपन ये इशू कर देते हैं, ताकि लोगों को नॉलेज के अंदर आ जाए कम से कम कि हाँ भाई ये शेयर का प्राइस गायब है लेकिन कंपनी इशू लेकर के आ गई है। फिर आप सब जानते हो एक टाइम पीरियड होता है, 3 से 7 दिन तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहती है। मतलब 3 से 7 दिनों के अंदर आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 3 दिन ओपन रहता है, मैक्सिमम 7 दिन। अब 3 से 7 दिन में लोगों ने पैसा लगा दिया, अब कंपनी बता देती है फाइनल अपना प्राइस। जिसको रखना होगा वो रखेगा, जिसको विड्रॉ करना होगा, सर विड्रॉ भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना भाई। ऑफर कैन बी विड्रॉ बिफोर एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम। आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया, मतलब ऑफर, कंपनी अलॉट करे उससे पहले पहले कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, चलेगा। एनी वेरिएशन बिटवीन आरएचपी एंड द प्रोस्पेक्टस शेल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। बात भी सही है। अच्छा, मेन चेंज तो क्या दिखेगा अपने को, प्राइस वाला। बाकी इस बीच में और कुछ चेंज हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हो। अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर, जब अपन ने ऑफर क्लोज किया, फाइनल स्टेटमेंट फाइल विद आरओसी एंड सेबी विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइनल एक स्टेटमेंट बना करके टोटल कैपिटल कितना रेज हुआ, हमारा क्लोजिंग प्राइस कितना था, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आरएचपी में नहीं था ये अपने को प्रोस्पेक्टस में लिख देना चाहिए। फाइनल जो स्टेटमेंट जाएगा ये अपना कंसेप्ट है छोटा सा आरएचपी का। तो देखो, एक था डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो इशू किया था इशू हाउस ने, एक कंसेप्ट तो वो था। दूसरे नंबर पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जहां 1 साल का वैलिडिटी पीरियड है, उसमें आपको बार बार इशू करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आरएचपी, जो मेन प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होता है और उसमें हम क्वांटिटी और प्राइस को गायब कर देते हैं, बाद में बताएंगे, ये कंसेप्ट इसके अंदर रहता है। तो ये तीनों के अंदर वेरिएशन भी है, हमारा डिफरेंस भी है। 33 एप्लीकेबल है नहीं। हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन होता है, देखो, इंजीनियर हो सकता है, वैल्यूअर, और कौन, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको चीजों को सर्टिफाई करने का राइट लॉ देता है। इंजीनियर किस चीज को सर्टिफाई करेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसको सर्टिफाई करेगा। कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालती है तो उसमें ऐसा सर्टिफिकेशन लगा सकती है। वैल्यूअर वैल्यूशन उसको सर्टिफाई करेगा। चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करेगा। कंपनी सेक्रेटरी
लॉस कंप्लायंस हुए कि नहीं हुए, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इन सबको सर्टिफाई कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का रिपोर्ट लगा रही है, क्यों लगाएगी? अरे लोगों पे इंप्रेशन पड़ेगा, रे भाई अच्छी कंपनी है, अच्छा एक्सपर्ट का रिपोर्ट लगा हुआ है, शेयर खरीदने चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उस बंदे की लेनी पड़ेगी रिटन कंसेंट। सेकंड नंबर के ऊपर उसका कंसेंट विड्रॉ नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर, वो बंदा खुद कंपनी के प्रमोशन या मैनेजमेंट या फॉर्मेशन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई आउटसाइडर होना चाहिए। ये पर्सन हमारा कहलाता है सीधा सीधा सा एक्सपर्ट। खत्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस में या तो फॉल्स स्टेटमेंट आपने कर दिया या ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया, तो इट्स कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। इसमें दो सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 एंड 35। एक है सिविल और एक है क्रिमिनल लायबिलिटी। 34 में है सबसे पहले क्रिमिनल। एवरी पर्सन हु ऑथोराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस शेल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। क्रिमिनल में अपन ने डायरेक्ट लिख करके छोड़ दिया। क्या लिख के छोड़ दिया? कि अगर कहीं पर भी कोई भी पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को इशू किया रहेगा या कंसेंट दिया रहेगा, वो 447 में लाइबल है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है? क्योंकि इसमें इनप्रिजनमेंट है जो कंपनी पे हो ही नहीं सकता है। क्या एक्सपर्ट इसमें आ सकता है? नोट्स में देखना, एक्सपर्ट को कहीं कहीं पे अपन ने बचाया है। आई थिंक एक्सपर्ट पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगती है, सिविल लगती है। एक्सपर्ट पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगेगी। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों की बुक में एक बॉक्स दे रखा है, एक्सपर्ट को कब लायबल करते हैं कब नहीं करते हैं, वो जरूर पढ़ के जाना है। तो उसमें क्लियर है कि क्रिमिनल में एक्सपर्ट को हम लायबल नहीं करते, सिविल में करेंगे। चलिए, अब इसमें तो क्रिमिनल किस पे लगेगा? प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और जिसने भी कंसेंट दिया रहेगा। लेकिन बचने का रास्ता नंबर 1, सबसे पहले तो वो कह दे जो भी स्टेटमेंट लिखा या नहीं लिखा वो इंपॉर्टेंट ही नहीं था यार, काम का ही नहीं था, फालतू के अंदर बात बना दी इन्होंने, मतलब ही नहीं, हटाओ। सेकंड नंबर, उसके पास इस बात के रीजनेबल ग्राउंड थे कि स्टेटमेंट वाज ट्रू। यार जो वहां लिखा हुआ है देख लो, मेरे पास प्रूफ्स है, मैं तो मान के चल रहा था सब कुछ सच है, क्योंकि मेरा खुद का स्टेटमेंट कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट के ऊपर था, तो मैं तो मान के चल रहा था कि जो आपने बोला वो ट्रू ही होगा, बराबर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस बार राजस्थान के अंदर बजट पेश हुआ, एक पेज पुराना पढ़ लिया, लेकिन सुनने वाला तो क्या मान के चलेगा? क्या नया ही पढ़ा होगा? बाद में पता लगा वो तो पुराना पढ़ लिया, लेकिन स्टार्टिंग 6 मिनट तो हम तो मान के चल रहे थे इस बार का ही बजट है, तो वही चीज वो अच्छा, उस बजट को पकड़ के किसी ने कुछ लिख दिया हो, फिर बाद में ये प्रूव होता है, तो वो तो कहेगा सर मैं तो जब सीएम बोल रहा है तो मैं तो क्या मान के चलूंगा कि इसी बार का होगा। तो बस एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा हो सकता है ना। दिस सेक्शन इज नॉट अप्लाई टू एन एक्सपर्ट, ये इधर लिख दिया है मैंने, एज ही ओनली गिवन एक्सपर्ट व्यू ऑन स्पेसिफिक मैटर, लेकिन उसने प्रोस्पेक्टस को कभी भी ऑथोराइज नहीं किया। याद रखना, एक्सपर्ट सिर्फ अपनी एक्सपर्ट वाली रिपोर्ट या ओपिनियन में अगर कुछ गड़बड़ है तभी रेस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल उसको आप रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो, अपने को ध्यान रखना है। चलो, व्हाट अबाउट सिविल लायबिलिटी? सिविल लायबिलिटी किस पे लग रही है पहले देखना। इस बार कंपनी भी है, एवरी पर्सन जिसने ऑथोराइज किया, उसके अलावा डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट भी है, सब लायबल है इसके अंदर। और लायबिलिटी एक ही है, पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू एग्रीव्ड पर्सन, है ना। देखो, लायबल फॉर कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेजेस, जिनको भी लॉस और डैमेजेस हुआ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इधर भी अपन ने सेव करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट बताओ, अगर क्या प्रूव कर देता है तो पहली बात तो ये लिखे, ही विड्रॉ हिज कंसेंट टू बिकम एज ए डायरेक्टर, मतलब प्रोस्पेक्टस से पहले ही मैंने अपने डायरेक्टर की कंसेंट वापस ले ली थी, मतलब मैं डायरेक्टर था ही नहीं। सेकंड नंबर, प्रोस्पेक्टस जब इश्यू हुआ तो मेरी नॉलेज या मेरी कंसेंट के बिना हुआ, और पता लगते ही मैंने इसके लिए पब्लिक नोटिस दे दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? डायरेक्टर है, यूएस से घूमने चला गया, वापस आया, तब तक पता लगा इन्होंने तो प्रोस्पेक्टस इशू कर रखा है, और उससे पहले पहले उसने क्या किया,
पब्लिक नोटिस दे दिया तो अपने आप को बचा सकता है। और he had reasonable ground to believe that statement made by expert और expert report, वो इस चीज को प्रूव कर दे कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर बेस था या एक्सपर्ट का स्टेटमेंट था, मैंने उस पर भरोसा किया। ये आपको वहां पे प्रूव हो, जो बड़ा सा पैराग्राफ वहां दे रखा है ना आपको, जिसको अपन शॉर्ट करते हैं, उसका मीनिंग ये निकल करके आता है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर क्या किया, भरोसा किया। आपको याद हो तो क्लास में मैंने इसके ऊपर वो वाला एग्जाम्पल दिया था। एक ऐसी कंपनी है, एक कंपनी है जिसमें कोई एक डायरेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टर कॉमर्स वाला बंदा है, साइंस का नॉलेज है नहीं। कंपनी एक वो टायर बना रही है जो कभी पंक्चर नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं यार तो बेवकूफ़ी है, ऐसा प्रोडक्ट ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्सपर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया उसको, यार चिंता मत कर, ये टायर का एक्सपायरी पीरियड देंगे अपन की, 4 साल बाद पंक्चर हो जाएगा, चेंज करवाओ, नहीं तो एक बार बिकने के बाद सेल कैसे होगा, बराबर। तो उसको तो समझ में आया नहीं, कॉमर्स का बंदा था। तो जो एक्सपर्ट था वो एक साइंटिफिक पर्सन था, साइंस पढ़ाने वाला, उसने अपना स्टेटमेंट लिख करके दिया कि नहीं ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। उसने कंसेंट दे दी, प्रोस्पेक्ट इश्यू हो गया, पता लगा सारा फर्जी था, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, उसको भी पकड़ा। तब वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है एक्सपर्ट का ओपिनियन कि सर मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने इस पर भरोसा किया, इसलिए मुझे फ्री किया जाए। अब आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि डायरेक्टर लोगों ने बोला हमने तो प्रमोटर पे भरोसा किया था। प्रमोटर बोले मैंने ऑफिसर पे भरोसा किया, ऑफिसर बोले मैंने पियोन पे भरोसा किया, पियोन बोले मैंने वो पड़ोस के अंकल की आंटी पे भरोसा किया। हर तो ऐसा भरोसा 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 थोड़ी चलेगा। सिर्फ भरोसा किस पे चलेगा, एक्सपर्ट पर चलेगा, ये ध्यान रखना। चलो भाई नंबर नेक्स्ट। अच्छा यहां एक्सपर्ट, अच्छा ये वही वाली लाइन है, एक्सपर्ट सिर्फ तभी लायबल होता है जब उसकी ओपिनियन में कोई फॉल्ट हो, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज एक चार्टेड अकाउंटेंट ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक्सपर्ट रिपोर्ट दे दिया, लेकिन मिस स्टेटमेंट पता लगा कंपनी के, मान लो कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ मैटर्स के अंदर या कोई लीगल मैटर्स के अंदर, तो उसके लिए वो एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, अपने को ध्यान रखना है, खत्म। व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर 36, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट। हाँ जी, इंड्यूसमेंट क्या मतलब हो गया, किसी को फुसलाना, बहलाना, इन्फ्लुएंस करना। एन एक्ट वेयर अ पर्सन हु बाय मेकिंग नोइंगली, जानबूझ करके, एनी फॉल्स डिसेप्टिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट और प्रॉमिस, और बाय डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट। दो बंदे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ ऐसा कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है उसके साथ, नंबर 1 क्या लिखा है, जानबूझ करके उसको झूठ बोल रहा है, कुछ फैक्ट्स को छुपा रहा है, धोखा दे रहा है, मटेरियल फैक्ट्स को छुपा रहा है ना। क्यों कर रहा है, इंड्यूस अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को वही बहलाने फुसलाने के लिए, टू एंटर इनटू, उसके साथ इनमें से कोई डीलिंग करने के लिए। नंबर 1 डीलिंग, एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन, डिस्पोजल, सब्सक्राइबिंग और अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, ताकि वो दूसरा पर्सन हमारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को एक्वायर कर ले या बेच दे, या अंडरराइटिंग कर रहे, अंडरराइटर को घुमा दिया पूरा जोरदार, तू गारंटी दे दे, तेरे को सिर्फ कमीशन ही मिलेगा बढ़िया 5% का, शेयर तुझे एक ही नहीं लेना पड़ेगा। अंडरराइटर क्या गारंटी देता है, पब्लिक ने नहीं लिया वो मैं लूंगा। अब आपने उसको, अब कोई अंडरराइटर मिल ही नहीं रहा है, आपने ऐसा फर्जी रिपोर्ट बना के उसको प्रेजेंट किया, तू चिंता मत कर यार, तेरा तो नाम डालना है खाली, शेयर तेरे को एक नहीं लेना पड़ेगा, वो सब बिक जाएंगे, तेरे को तो कमीशन का फायदा हो जाएगा, और बेचारे को झूठ बोल दिया अननेसेसरी में। सेकंड नंबर, और एन एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स का अप एंड डाउन वाला पैसा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वॉइड है। शेयर मार्केट का फेयर डीलिंग तो वैलिड है, लेकिन फ्लक्चुएशन पे पैसा कमाने की कोशिश करते हो, आपके साथ एग्रीमेंट कर ले कि यार आज भाव बढ़ेगा, नहीं आज भाव बढ़ेगा, ऐसा कुछ एग्रीमेंट। तीसरे नंबर पे, ये वो अभी उसका वही तो है अपना, ये जो हिंडनबर्ग वाला बंदा है, ये शॉर्ट सेलिंग से ही तो पैसा कमाता है ना, इसका काम ही क्या है, सारी कंपनी इसका काम ही है ये शॉर्ट सेलिंग का। मतलब क्या हो गया, किसी कंपनी के शेयर्स कम प्राइस होते ही पहले से डीलिंग करके रखता है और ऐसी रिपोर्ट निकालता है, जैसी रिपोर्ट निकलती है प्राइस एकदम नीचे जाती है, नीचे जाती है उस वक्त शेयर्स
जम के खरीद लेता है और फिर उसको पता है प्राइस तो वापस उठेगी, उठते ही वापस निकाल दिए, बढ़िया बीच का प्रॉफिट कमा लिया। आज तक 7-8 कंपनियों के साथ ऐसा कर चुका है। कुछ कंट्रीज में लीगल है, कुछ में इलीगल है, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेना प्राइस के फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना। और एनी एग्रीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, किसको बहला फुसला लिया तुमने? बैंक को ही। अपने यहां यही हो रहा है, रिपोर्ट में ब्लेम भी यही लगाया है कि तुमने बैंकों को बहला और फुसला लिया। ऐसा उनके सामने मिस स्टेटमेंट किया या मिस रिपोर्ट बना करके दे दी कि बेचारी बैंक्स ने तुमको क्या दे दिया? क्रेडिट फैसिलिटी, लोन दे दिया, बराबर। तो ऐसे बंदे के अगेंस्ट में पनिशमेंट है 447 का, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, खत्म। तो फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट क्वेश्चन वैसे आज तक इस पर बना नहीं है, लेकिन अभी ऐसी का कोई भरोसा नहीं, आजकल जिस पर नहीं बनता है उसी पे बनता है। चलिए, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, क्या करें? एक्शन अलग अलग करेंगे, साथ में कर दें, केस ठोक दें? क्लास एक्शन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास में है। सूट में बी फाइल और बाय एनी एक्शन 34, 35 या 36 में लेना है। चाहो तो अकेले जा सकते हो, लगता है अकेले बोर हो जाएंगे तो ग्रुप ऑफ पर्सन भी साथ ले सकते हो, या पूरा एक एसोसिएशन बना के भी केस कर सकते हो। इन सब की तरफ से कोई एक पर्सन या सब लोग जा सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है जो भी अफेक्टेड लोग थे। सेक्शन 38 अपना जो है वो एप्लीकेबल है ही नहीं। सेक्शन 39 के ऊपर आइए, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 39, 40, 41, 42, 4 सेक्शंस का एक और कॉम्बो है। प्रोस्पेक्टस का पार्ट तो यहां खत्म हो गया अपना, ठीक है। अलॉटमेंट नंबर 1 क्या लिखा है भाई? फटाफट से बता दो मुझे। मिनिमम अमाउंट जब तक आपको नहीं मिल जाता, जो प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं अपन, तब तक अलॉटमेंट नहीं होगा। आजकल है कितना वो? 95% या 90%? 90% ऑफ द इशू, बराबर। मिनिमम एप्लीकेशन मनी, बोलो बोलो, एमसीक्यू के पोर्शन है सारे। नॉट लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट, याद रखिएगा, एप्लीकेशन के साथ कम से कम मंगवाना है 5%, मैक्सिमम 100% भी। तभी तो आजकल एप्लीकेशन में पूरा पैसा मंगवा लेते हैं, मिनिमम 5% है, ठीक है। फिर क्या बोला है? अगर मिनिमम अमाउंट अपने को 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो क्या करना है? कितने टाइम में? 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है। अगर उससे लेट किया तो 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टर्स आर जॉइंटली एंड सिविली रिस्पॉन्सिबल टू पे। यही है प्रोविजन अपना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बढ़िया पॉइंट है एमसीक्यू के हिसाब से। अच्छा, फिर जब ये अलॉटमेंट कर देते हो तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अपने को फाइल करना पड़ता है आरओसी को, कितने दिन में? 30 दिन में। और अगर नहीं फाइल किया तो इस सेक्शन की लग जाएगी पेनल्टी। छोटा सा सेक्शन है 39। अच्छा सुनो, ऐसे सेक्शंस में से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, मेनली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके फोकस रहेंगे, तो वही अपने को पढ़ करके जाने चाहिए, ध्यान रखेंगे। नाउ सेक्शन नंबर 40, परमिशन टू डील ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्ट बात पूछता हूं, कंपनी अपना जो भी शेयर इश्यू करेगी और जो पैसा आएगा उसको एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के अंदर डाल करके रखेगी, कब तक? नंबर 1 अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाए या जब तक अलॉटमेंट नहीं करते, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो 90% आ जाना चाहिए और एक स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन मिल जाना चाहिए। कि आप सब जानते हो, अगर स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन नहीं मिला तो पैसा अपने को करना पड़ जाएगा वापस से रिफंड। बाई चांस हमने 2 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर रखा था, एक का मिल गया और एक का नहीं मिला, तो भी रिफंड करना पड़ेगा। अपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर बिफोर मेकिंग सच ऑफर एप्लीकेशन देगी एक या मोर स्टॉक एक्सचेंज को फॉर परमिशन, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में आपको स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजेस के नेम मेंशन करने पड़ते हैं कि यहां पे आपने अप्लाई कर रखा है। ऑल द मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन सेपरेट बैंक अकाउंट, एस्क्रो बैंक अकाउंट में जमा होगा, और मनी या तो यूज होगी अलॉटमेंट में या यूज होगी रीपेमेंट में। अलॉटमेंट कब कर दूं? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन आ जाए, तो अलॉटमेंट में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो रिफंड में इस्तेमाल करेंगे, सिंपल है। अगर इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया तो यहां लगेगी पेनल्टी। इसमें एक ये सेक्शन का पार्ट बहुत जोरदार है, क्वेश्चन बना सकता है। अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स पे मैक्सिमम कितना?
5% मैक्सिमम है, ध्यान रखना। आर्टिकल्स में आप इसको कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। डिबेंचर्स पे 2.5% कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल्स में 2% लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स चाहते हैं 2.5% देना, दे सकते हैं, और उसके लिए आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते हो। विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट है, ध्यान रखोगे। एक और क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा था, क्या हम काइंड के अंदर अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमको लग रहा है अंडरराइटिंग कमीशन में शेयर्स दे दें। और आपने जो क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम में आया, उसमें कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर, तो वो कहती है कमीशन के बदले में फ्लैट ले ले भाई। अरे चलेगा रे भाई, चलेगा, दे दो शेयर्स तो वो कहेगा यूं ही भी मैं लेने वाला था अगर आप पब्लिक नहीं लेती तो ध्यान रखिएगा, कमीशन में बी पेड इन कैश और इन काइंड। और ये फ्लैट वाला क्वेश्चन जो है वो आपके मेन बुक के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, अपन ने किया भी है कि हाँ भाई काइंड के अंदर फ्लैट्स देना हो, कुछ भी देना हो, दे सकते हैं, ध्यान रखोगे। सर ऐसे तो मतलब कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, कंपनी हो गया, पटाखे ले जा तो कमीशन में आ रहा है, एग्री करो, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, ले ले, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए 41 कोर्स में है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है तुम्हारा एक 42, जबरदस्त वाला। क्या कहता है भाई सेक्शन 42, आइए चेक कर दे। प्राइवेट प्लेसमेंट पे बात करता है। कौन सी कंपनियां करेंगी? पब्लिक प्राइवेट कोई भी करे। देखें भाई, आ जाओ। एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी। पब्लिक ऑफर नहीं है, एक ग्रुप सेलेक्ट होगा, उसी को ऑफर होगा। ये ग्रुप कितने लोगों का हो सकता है? बोलो बोलो। शैल नॉट एक्सीड 200 लोग, एक्सक्लूडिंग QIB एंड ESOP, ये अलग है, बराबर। तो अगर आप 200 से ऊपर QIBs बोले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो एक ग्रुप की तरह से शेयर परचेस करता है, सेम ESOP तो आप सबको पता है जो एम्प्लॉइज को देते हो, वो नंबर 200 से ऊपर हो सकता है, अदरवाइज 200 से ऊपर को अपने को नहीं देना है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में। अच्छा, ये जो प्रोविजन अपन पढ़ रहे हैं ये इन पे नहीं लगते हैं भाई, किन पे? NBFC पे नहीं लगता, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर नहीं लगता, जो नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर्ड ही होती है सारी, इन पर ये प्रोविजन लगने का नहीं मतलब, इन पर ये 200 लोगों वाला ये जो लिमिट विमिट वाला पोर्शन है लगने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, इसके लिए आपको पास करना पड़ेगा SR, स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन इस कंडीशन में SR पास करने की जरूरत ही नहीं है। किस कंडीशन में? चेक करना, ऑफर और इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। फिर क्या लिखा है? प्रपोज अमाउंट डज नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 181C। 181C की लिमिट से ज्यादा नहीं है, और इसकी लिमिट में क्या है? कैपिटल और रिजर्व, सिंपल है, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व इसकी लिमिट के अंदर अपने को दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है? इसके लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन ही पास करना है, SR पास करने की जरूरत नहीं है। आगे सुनना, इफ प्रपोज अमाउंट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड इन 181C, तो SR रिक्वायर्ड ओनली वंस इन अ ईयर फॉर ऑल ऑफर और इन्विटेशन। मतलब क्या हो गया? पूरे एक साल में एक ही बार आपको SR पास करना है। मेरा यहां थोड़ा सा डाउट है, पूरे एक साल में एक ही बार SR पास करना है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट एक से ज्यादा बार हो सकता है एक साल में? वेरी गुड। मैक्सिमम लिमिट 200 की रहेगी, 200 के अंदर रह के मैं 4 बार इश्यू कर सकता हूं, 50 50 50 50। तो उसके लिए मुझे फिर एक ही बार SR पास करना है, बार बार पास करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 181C की लिमिट के अंदर ही है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो आपका काम बोर्ड रिजोल्यूशन से चल जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रख करके जाना। फिर क्या बोला भाई? प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? जो भी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको एक लेटर ऑफ ऑफर भेज देंगे, एप्लीकेशन कम लेटर ऑफ इनविटेशन भेज देंगे, सेंड टू आइडेंटिफाई पर्सन, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे, विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ आइडेंटिफाई पर्सन। जब उन लोगों का नाम बोर्ड ने सेलेक्ट करके लिख दिया, वहां से 30 दिन में अपन उनको इन्विटेशन भेज देंगे, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट वाले राइट में आपको बढ़िया पॉइंट लिखा है, रेनंसिएशन का राइट नहीं है। मतलब
जैसे राइट शेयर में होता है, अगर तुम नहीं खरीद रहे हो किसी और को ट्रांसफर कर दो। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको ऑफर किया है तो आप ही खरीदोगे और किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। पढ़ के जाना है इसको ध्यान से। फिर एक कंप्लीट रिकॉर्ड इसका मेंटेन करना रहता है, किन किन को प्राइवेट प्लेसमेंट पे आपने दिया। पेमेंट टू बी मेड, जो भी पैसा आएगा, कहां आएगा ना, इसमें तो अलग चीज लिखी है। पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग ऑफ सिक्योरिटी। कोई बैंक अकाउंट से आपको उसी बंदे के बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव करना है, ये भी ध्यान रखोगे। कंपनी शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट, जहां से पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है, उसका रीजन भी है, डिटेल भी, प्लस कल को रिफंड करना हुआ उसी अकाउंट के अंदर जाकर के वापस पैसा रिफंड होगा, ध्यान रखोगे। मनी पेबल ऑन सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी टू बी हेल्ड बाय जॉइंट होल्डर शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द फर्स्ट। बढ़िया, ये भी पॉइंट छोटा सा। जॉइंट शेयर होल्डर है तो कौन से आदमी के बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए? फर्स्ट वाले। भाई कॉमनली अपने को क्या लगता है, दोनों में से किसी के भी बैंक अकाउंट से आता है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन इन्होंने क्या रूल बनाया, फर्स्ट वाले के नाम से आएगा, उसके बैंक अकाउंट से। फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन शैल नॉट बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट ऑफ अर्लियर ऑफर और इन्विटेशन हैव बीन कंप्लीटेड और विड्रॉ और अबेंडेड। पहले वाला ऑफर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा वाला ऑफर नहीं करोगे। पहले वाले के कंप्लीट होने का मतलब या तो शेयर्स दे दिए या विड्रॉ कर लिया या क्लोज हो गया, कुछ भी हो गया हो, वो जब तक खत्म नहीं हो दूसरा ऑफर नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाई पर्सन अ कंपनी में एट एनी टाइम मेक मोर देन वन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आप लोगों ने बोला था, 200 की लिमिट ध्यान में रखते हुए एक साल में आप एक से ज्यादा इश्यू भी कर सकते हो। 60 दिन में आपको एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन में शेयर्स अलॉट कर देने हैं। सुनो, नाम जब आपने आइडेंटिफाई किए उसके कितने दिन के अंदर अपन ने उनको भेज दिया? 30 दिन। 30 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जब ही उनका एप्लीकेशन मनी आ गया, उसका भी टाइम वाइम दे के रखते हैं, तो 60 डेज में आपको शेयर्स अलॉट कर देने चाहिए। आगे पढ़ना, अगर कंपनी 60 दिन में अलॉट नहीं करती है, अगले 15 दिन के अंदर पैसा कर देगी वापस। 15 दिन में पैसा वापस कर दो। अगर अगले 15 दिन में पैसा वापस नहीं कर पाए तो 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा और ब्याज लगेगा 60वें दिन से 61वें दिन से 61। मतलब ये जो 15 दिन है ना, इसका इंटरेस्ट भी लगेगा। देखो, दो बातें होती, या तो होता कि भाई 60 दिन में अलॉट नहीं किया, 15 दिन में पैसा वापस करो, नहीं तो 76th डे से आपका ब्याज लगना शुरू होगा। ये नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला है? ब्याज तो 60 डे से लग जाएगा, इस 15 दिन का भी ब्याज लगेगा। और रेट क्या है? जबकि सेक्शन 39 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 15% थी, यहां पे जो रेट है वो कितनी है? 12% है। थोड़ा सा रेट का ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट में क्या बोला है? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अपने को बताइए क्या करेंगे, या तो अलॉटमेंट करेंगे या फिर क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। पुराना वाला पॉइंट है, सेक्शन 40 वाला। याद रखिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए न तो कोई एडवर्टीजमेंट होगा, ना कोई मीडिया यूज होगा, ना कोई भी मार्केटिंग चैनल या एजेंट वेजेंट आप इसके लिए रख सकते हो। डायरेक्ट ही करना है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है। फिर क्या बोला? 15 दिन में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देना है रजिस्ट्रार को। नॉर्मली कितना होता है? 30 दिन था। नॉर्मल सेक्शन 39 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 दिन है, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 दिन का है, ध्यान रखोगे। नंबर नेक्स्ट, अच्छा ये तो पेनल्टी वाला सेक्शन हो गया भाई आपका, ये पेनल्टी, और अगेन ये वाली भी आपकी पेनल्टी, पूरा पेनल्टी है, पैसा वैसा जो रिफंड करना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया चीज ये कि 200 से ज्यादा लोगों को अगर ऑफर कर दिया तुमने तो फिर ये पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा सा प्रोविजन था। तो यहां आकर के आपका सेक्शन नंबर 42 भी हो गया खत्म, ठीक है। तो 2 मिनट में मुझे आप फटाफट से बताएं, हाँ सेक्शन नंबर 23 किस चीज के लिए था? पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट। 24 कोर्स में है नहीं। 25 डीम्ड वाला हो गया, 25 ना, 26 कंटेंट्स हो गए, 27 वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट वाला, 28 वो मेंबर अपने शेयर कंपनी को देता है और कंपनी बाद में इश्यू करती है, यही था 28 में। 29
डीमेटलाइज फॉर्म, अरे वो लंबा चौड़ा वाला, अरे उसको कैसे भूल गए तुम। फिर 30 है ही नहीं कोर्स में, 31 शेल्फ हो गया, 32 आरएचपी हो गया, 33 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 सिविल लाइबिलिटी, 36 वो बहलाना फुसलाना रे इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। ये किस में था? 36 में। 37 क्लास एक्शन, मिलकर के एक्शन कर सकते हैं। 38 था ही नहीं, 38 है ही नहीं। 39 अलॉटमेंट, 40 स्टॉक एक्सचेंज, है ना। 41 नहीं है, और 42 अपना हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। इसके क्वेश्चंस बढ़िया आपको क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं 42 के भी, वो जरूर आप लोगों को करने हैं। अगले में आइए, छोटा सा एक पॉइंट है, इसके सेक्शन इस चैप्टर के तो इजी है। एक आध सेक्शन बोनस शेयर वाला थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाकी बहुत इजी। 43 से लगा करके 55 शेयर्स का डेफिनेशन और टाइप्स आप सबको आते हैं भाई, ये पोर्शन तो मैं करवा ही नहीं रहा हूं। मैं तो आ रहा हूं डीवीआर पर, बढ़िया पॉइंट डीवीआर। डीवीआर में जनरल कंडीशन 2 है आपके सामने। डिफरेंशियल वोटिंग राइट कल की क्लास में डिस्कस तो हो चुका था, होते गया है। कंडीशन क्या? आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, उसके अलावा पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर, सबको पता है। सीलिंग लिमिट बोलो, 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा इशू नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। एमसीक्यू बन सकता है। 74% ऑफ द टोटल इशू, सॉरी टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में पिछले 3 साल में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, तभी डीवीआर इशू कर पाओगे। फिर इन सबके पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किन के पेमेंट में? डिविडेंड, डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, डिबेंचर्स का रिडम्पशन, और डिपॉजिट और डिबेंचर पे इंटरेस्ट। तो पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको कहा था जितने पेमेंट्स तुमको याद आ जाए, एक आध ज्यादा कम हो गया तो चलेगा। मेनली क्या होता है? डिविडेंड्स होता है शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स और डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, प्लस इनका रिडम्पशन भी होता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, और क्या है बराबर। उसके अलावा इनके पेमेंट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन है? लोन है पीएफआई से, पीएफआई याद रख लो ना, स्टेट लेवल लोन है कोई हो, पीएफआई तो पीएफआई है, या शेड्यूल्ड बैंक, या इनके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉइज के पेमेंट कौन सा वाला था इसमें? उनका बोनस, पीएफ, ग्रेजुएटी वगैरह में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो अमाउंट क्रेडिट करना होता है, आपने पढ़ा हुआ है, सेक्शन रिवीजन में भी आएगा, उसमें आपको कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना है, तभी आप डीवीआर इशू कर पाओगे। और क्या बढ़िया चीज लिखी है, डीवीआर कैन बी इशूड एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जहां ये डिफॉल्ट ठीक करोगे, ये वाली डिफॉल्ट अगर आपने करी है तो इसको ठीक करने से 5 साल तक आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे, उसके बाद ही डीवीआर इशू कर सकते हो। ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर इन एक्ट में कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए भाई। आरबीआई, स्केरा, फेमा और अदर स्पेशल एक्ट को फॉलो करने में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं। जब भी आप एसआर, इसके लिए रिजोल्यूशन कौन सा था? ओआर के एसआर, ओआर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शेल कंटेन वेरियस मैटर। थोड़ा कंफ्यूजन है यार, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता ही नहीं है, तो स्पेशल में ही लगता है। आप सुन लो क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि जब आप ओआर पास करोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे, उसमें आपको साइज, डिटेल, ये सब बताना पड़ेगा। डीवीआर का नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, प्राइस क्या है, ये सब। लेकिन मेरा एक डाउट है, अपन ने पढ़ा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 102 में, वो तो सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन में ही लगता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में तो लगता ही नहीं है, तो फिर क्यों भेजा? सोच लो, कंफ्यूज किया मैंने तुमको जानबूझ करके। सोचो 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 सोचो, है पर्टिकुलर इसके लिए है? सोच सकता है कोई? नहीं, वो तो ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लग ही क्यों रहा है? हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता हूं।
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन से मतलब ही नहीं है, स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस से मतलब है। यहां रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है लेकिन बिजनेस तो स्पेशल है, यही सुनना था। सर कैसे पता लगा? अरे भाई 4 बिजनेस तुम्हारे ऑर्डिनरी होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करवाना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। इन 4 के अलावा कंपनी का मीटिंग में जो कुछ भी होता है सब स्पेशल है। तो रेजोल्यूशन भले ही ऑर्डिनरी है लेकिन बिजनेस तो स्पेशल है, इसीलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। चलिए फिर क्या बोला? एग्जिस्टिंग शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अगर वो एग्जिस्टिंग वाले बोले हमको डीवीआर में कन्वर्ट कर दो, डीवीआर वाले बोलते हमको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दो, तो मना कर दो उनको साफ। स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डीवीआर आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदर राइट्स इनके सेम रहेंगे भाई, वोटिंग राइट्स अलग हैं, बाकी बोनस के, डिविडेंड के राइट्स इनके बाकी शेयर होल्डर जैसे ही रहते हैं। और इनकी डिटेल भी आपको सेक्शन 88 में एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो इक्विटी शेयर नहीं होते वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अपने को पता है। 44 45 है नहीं। अब आता हूं सेक्शन नंबर 46 पे, शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट वाला तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, आप खुद ही पढ़ सकते हो। मुझे पढ़ाना है डुप्लीकेट वाला। चलिए शेयर सर्टिफिकेट तो आप पढ़ लोगे यार, क्या फिजिकल फॉर्म के अंदर इशू होता है और वो और तुमको सब पता है। मुझे ये बताओ, ये वाला पोर्शन भाई, डुप्लीकेट क्यों इशू करना है? पुराना वाला या तो फट गया या लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया। अगर फट गया तो प्रोसीजर क्या है? सिंपल, पुराना वाला जमा करवा दो, साथ में एक फीस जमा करा दो, फिर बस वो नया इशू कर देंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो नया इशू होगा उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा डुप्लीकेट, या तो रबर स्टैम्प या पेंसिल या कुछ होगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर खो गया तो अपने को एक तो क्या होगा कि एप्लीकेशन तो देनी है, फीस भी देनी है, एफआईआर का कॉपी और इंडेमिटी बॉन्ड, थोड़ा प्रोसीजर चेंज है। फिर उन लोग को बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है, फिर अपने को डुप्लीकेट इशू हो जाएगा, उस पर भी रबर स्टैम्प वगैरह वो लगा हुआ रहेगा। ये सब अपना पॉइंट था, तो ये अपने को ध्यान में रखना है पूरा प्रोसेस। अच्छा एक और पॉइंट रह गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी जमा करवाने पड़ेंगे लॉस्ट वाले केस में। बोलो क्या कहते हो? कंपनी खुद भी तो इंस्पेक्ट करेगी, अखबार में एड वेड देगी, तो उस केस में अपने को ये भी जमा करवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस आप लोगों ने बताया, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम सिंपल है। चलिए, अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से इशू किया तो पेनल्टी है, थोड़ा सा पेनल्टी पढ़ करके जाना। ये वाली वोटिंग राइट्स फटाफट बता दो, ये तो एकदम सिंपल है। मेनली वोटिंग राइट मिलते हैं इक्विटी वालों को। शो ऑफ हैंड से तो एक आदमी का एक वोट, और अगर पोलिंग है तो जितने शेयर्स हैं उतने वोट। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं क्या? सेक्शन 47 कहता है जनरली तो नहीं मिलते, लेकिन उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है, जैसे डिविडेंड रेट चेंज कर रहे हो, वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उनको वोटिंग का राइट मिलेगा। एक बढ़िया चीज थी, अगर कंटिन्यूस 3 साल के 2 साल अगर डिविडेंड नहीं मिले तो उनको वोटिंग का राइट है। हाँ चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कुछ दे रखा है क्या? ये देखो 2 इयर्स, अगर कंटिन्यूस 2 सालों तक उनको, देखो सुनो सुनो, ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये है अगर उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है तब तो उनका वोटिंग राइट है ही है। लेकिन अगर उनको कंटिन्यूस 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो हर मैटर के अंदर टांग घुसा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, भले उनके इंटरेस्ट का हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये वोटिंग राइट का अपना पॉइंट था। एक बहुत जोरदार सेक्शन आता है, 50 तक कर लेते हैं आज, 48, 49 एंड 50, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये क्या चक्कर था भाई? क्या किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के राइट्स में हम चेंज कर सकते हैं? शेयर होल्डर के, एक पर्टिकुलर एक जने के नहीं, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के कर सकते हैं सर, सेक्शन दिया है तो कर ही सकते होंगे, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो लिखने वाला जनरली गलत ही लिखता है, वो चेक करनी है। द राइट्स अटैच टू द शेयर ऑफ एनी क्लास में बी ऑल्टर। वेरिड का मतलब ऑल्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? या तो चाहिए रिटर्न कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। बात समझ में आई?
या तो 3/4 का मतलब कितना होता है, 75% वाले होल्डर्स का ले लो रिटर्न कंसेंट, या फिर पास कर दो स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या कहते हो, दो में से कुछ भी? सर तो एक ही बात हो गई ना, एसआर पास कर दो, यहां तो एक ही बात है ना, या तो मीटिंग बुला करके एसआर पास कर दो, या फिर क्या कर लो, 3/4 का रिटर्न कंसेंट भी आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 सुनना, if provision with respect of such variation is contained in the memorandum or articles of the company, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन है, और अगर नहीं भी है तो इशू के टर्म्स में प्रोहिबिट किया हुआ नहीं है। सुनना, अब इसको इस तरीके से समझो, क्या शेयर होल्डर के पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स में चेंज हो सकता है? यस सर, हो सकता है। उसके लिए दो बातें पहले सुनो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इसके बारे में प्रोविजन होना चाहिए। बाय चांस मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो इशू की टर्म्स में कम से कम रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। तो सोचो हम लोगों की कंपनी है और हम चाह रहे हैं यार वेरिएशन करें, तो सबसे पहले मैं उठा करके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम चेक करूंगा और उसमें मुझे दिख गया कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं, इसमें ये प्रोविजन बना हुआ है कि हम वेरिएशन कर सकते हैं तो कर लेंगे। बाई चांस मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं इशू की टर्म्स उठा करके पढ़ लूंगा कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वो भी नहीं है। अगर इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ है तब तो आप वेरिएशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स चेंज करो। अब इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो लॉ मुझे दो ऑप्शन देता है, या तो रिटर्न कंसेंट ले लो 3/4 की, या एसआर पास कर लो, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। ये अपने हो। सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एसआर पास करने में रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं है, मीटिंग बुलानी पड़ेगी और एसआर पास करना पड़ेगा, और रिटर्न कंसेंट लेने का मतलब मीटिंग की जरूरत नहीं है, घर से भी रिटर्न कंसेंट आ सकती है। करना दोनों में 3/4 ही पड़ेगा, 75% एसआर में भी चाहिए, 3/4 का मतलब भी 75% होता है, खत्म काम। लेकिन एक और काम करना पड़ेगा, अगर कोई अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उनका भी मुझे 3/4 का लेना पड़ेगा कंसेंट। बात समझ में आया? उनका भी, किसी और क्लास के राइट इफेक्ट हो रहे हैं तो उनकी मीटिंग बुला के उनका भी 3/4 का कंसेंट लेना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई एक भी, तो फिर ये चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या होगा, इधर भी डिसेंडिंग वाले होंगे। डिसेंडिंग आते ही मेरे दिमाग में आया एग्जिट ऑफर दे दो इनको। सर वो प्रोविजन यार नहीं है, वो सेक्शन नंबर 27 में था। ऑब्जेक्ट में जब वेरिएशन होता है तो डिसेंडिंग वालों को एग्जिट ऑफर देके लात मार के भगा देते हैं। इधर इनके कुछ राइट्स हैं। देखो, ये लोग सीधे चुगली करने पहुंच जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, कंप्लेन कर देंगे जाके वेरिएशन कैंसिल करिए सर, बराबर। लेकिन इनमें कितना दम होना चाहिए? 10% कम से कम शेयर है इनके पास में, तभी आप जाकर के ये अप्लाई कर सकते हो। ऐसे अप्लाई, अच्छा 10% अकेले मेरे पास हुए तो मैं अकेला जा सकता हूं, 10 लोगों के पास मिल गए, हम 10 जने, लेकिन एटलीस्ट 10% होने चाहिए। ये एप्लीकेशन आपको देनी है 21 डेज फ्रॉम द, दो बातें क्यों लिखी है, कंसेंट डेट और रिजोल्यूशन पास। कंसेंट डेट का मतलब रिटर्न कंसेंट लिया हो तो, और रिजोल्यूशन पास किया तो रिजोल्यूशन, वहां से 21 दिन। तो मतलब ये हुआ कि भाई रिटर्न कंसेंट हमने ले लिया या एसआर पास कर लिया। जो डिसेंटिंग वाले हैं अगर उनका नंबर 10% ऑफ शेयर्स के बराबर है तो वहां से 21 डेज के अंदर वो जाके ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हैं, सर इसको कैंसिल करो। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये अकेला जाए, एक के बिहाफ पे सब जने जाए, जैसा चाहो कर लो। जब तक ट्रिब्यूनल कुछ कंफर्म नहीं कर देता तब तक आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एक बार ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वेट करेंगे और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल का होगा वो शेयर होल्डर्स को मानना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें 30 दिन के अंदर इसकी कॉपी अपन किसको भेज देंगे? किसको भेज देंगे? आरओसी को भेज देंगे। एमसीक्यू वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना टाइमिंग वाइमिंग का, इसमें ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया सेक्शन है, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। चलो दो सेक्शन आखिरी, 49 एंड 50। 49 कॉल्स, सिंपल क्या लिखा है कॉल्स के बारे में? शेयर होल्डर अनपेड अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्शन 10 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कॉल सबसे होगी यूनिफॉर्म बेसिस पे, एक जैसी क्लास से एक जैसा ही तो अमाउंट मंगवाएंगे अपन, अलग अलग थोड़ी मंगवा सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? सेम नॉमिनल वैल्यू के डिफरेंट अमाउंट जो है, ये क्या लिखा है? Shares of the same nominal value on which different amount have been paid up shall not be deemed to fall under the same class.
अलग अलग हो सकता है ना। मेरे पास 1000 शेयर हैं ए कैटेगरी के एट द रेट ऑफ 10, फिर मेरे पास 2000 शेयर और हैं बी कैटेगरी के, ये भी एट द रेट ऑफ 10 ही है, नॉमिनल वैल्यू भले ही सेम है, लेकिन इस पर मैंने 3 रुपया मंगवा रखा है, इस पर अब तक 2 मंगवा रखा है, तो ये अलग अलग क्लास के माने जाएंगे, इनको सेम क्लास का नहीं मानना है सिर्फ इस वजह से कि इनका प्राइस सेम है, ऐसा नहीं होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल। चलो कॉल्स इन एडवांस फटाफट बता दो, ले सकते हैं अगर आर्टिकल्स में ऑथोराइज हो तो। कॉल्स इन एडवांस वालों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, सिर्फ इंटरेस्ट कितना 12%, कॉल्स इन एरियर पे 10%, कॉल्स इन एरियर पे 10% है मैक्सिमम, कॉल्स इन एडवांस पे है 12% मिनिमम, देने में ज्यादा दे सकते हैं, लेने में 10 से ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस वालों को और एक्स्ट्रा डिविडेंड वगैरह, एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स, हाँ रीपेमेंट जब होगा कंपनी बंद हो रही हुई तो, मान लो रीपेमेंट के वक्त में, सुनना, सबने 5 दिया, इन्होंने 7 रुपया दिया, 10 रुपए का शेयर है, मंगवाना है तो इनसे खाली 3 ही मंगवाना है, बाकी लोगों से 5 मंगवाना है, लेकिन मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी, उल्टा रीपे ही करना है, तो पहले इसको पे होगा 2 रुपए, ऐसा नहीं पूरा 7 रुपया, पहले 2 रुपया पहले पे हो जाएगा, फिर सब 5 पे आ जाएंगे तो 7 में पे हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से सबको पता है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, छोटा सा आप लोगों को ध्यान में है, बराबर। ये 51 क्या कहता है, लास्ट पढ़ लो, चलो खत्म कर रहा है 51। हाँ, कंपनी में सो ऑथोराइज बाय आर्टिकल पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट पेड अपॉन ईच शेयर्स। क्या मतलब है इसका, जितना पेड अप अमाउंट है उसके रेशियो में हम डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं, वही करते भी हैं जनरली, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। इतना आज के लिए आप लोग करो, कल आगे रिवीजन कंटिन्यू, यहां तक के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को कर लेने हैं, मेन फोकस क्वेश्चन पे रहेगा भाई।